दोस्तों 15, 16 और 17 जून को G7 की समिट होने जा रही है कनाडा के अंदर, लेकिन भारत को इनविटेशन नहीं मिला। ऐसा आज पहले तो कभी नहीं हुआ। जिस समय मनमोहन सिंह थे उस समय भी भारत को इनविटेशन मिला, और अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं तो भी इनविटेशन पहले तो मिला, लेकिन अब इस बार इनविटेशन नहीं मिला। ये सब गलत है। इनविटेशन मिल चुका है, चाहे वो आखिरी समय ही क्यों ना मिला हो, लेकिन मिल गया। लेकिन पहली बात तो यही है कि यार आखिरकार इतनी देरी क्यों, शुभ काम में इतनी देरी क्यों? कारण क्या था? कारण था, सबसे बड़ा कारण तो क्या था कि इससे पहले जस्टिन ट्रूडियो की जो सरकार थी उनके समर्थक और अभी मार्क कार्नी के समर्थक दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर थे कि आखिरकार मोदी जी को बुलाएं कि ना बुलाएं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो कनाडा भारत से सबूत मांग रहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत ने करवाई है और हमारे पास में सबूत है। तो भारत ने कहा कि लाओ भाई सबूत, तुम्हारे पास में सबूत है तो दे दो, हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे और वाकई में हमारे खिलाफ हुए तो हम लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। जैसे ही बात कनाडा के पास में पहुंची, कनाडा बोला कि हाँ हम भेज रहे हैं। अरे सबूत होंगे तो भेजेंगे ना। फिर उसने यूएसए का सहारा लिया। यूएसए को कहा कि यार भारत जो है ना वो हमारे देश के अंदर आकर यहां पर हत्याएं करवाता है, मर्डर्स करवाता है। लेकिन यूएसए ने कहा कि किस बिना पर कह रहे हैं? बोला हमारे ऐसे जो है कैनेडियन एक नागरिक की हत्या कर दी गई, हरदीप सिंह निज्जर की। तो यूएसए ने कहा कि ठीक है, मैं भारत से बात करता हूं। भारत से बात की गई, भारत को कहा गया कि ठीक है यार जो भी सबूत है आपको दे दो। बोला हमारे पास है ना, मतलब कोई भी अगर ऐसा कुछ है तो कनाडा सबूत पेश करेगा और भारत उस पर हामी भर लेगा। यूएसए मीडिएटर के तौर पर आया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो आप देखिए कि आज कनाडा के अंदर जो G7 समिट होने जा रही है उसका भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भाई मार्क कार्नी को तो जवाब देना था ना, मार्क कार्नी को जवाब देना था जस्टिन ट्रूडो को, क्योंकि विरोध जो है, विपक्ष जब विरोध करता है या कोई भी पार्टीज विरोध करते हैं उनको जवाब देना ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि यार आप ये सब कुछ साइड में रखो, खालिस्तानियों को साइड में रखो, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से देखो कि अगर कनाडा को आगे बढ़ना है तो फिर इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है वो अपनानी पड़ेगी। और भारत आज 4th लार्जेस्ट कंट्री है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ऑलमोस्ट $4.87 ट्रिलियन के आसपास में पहुंच चुकी है। तो फिर भारत बहुत आगे है। तो उन्होंने कहा कि यार हमको अगर कनाडा को आगे बचाना है तो भारत के साथ में दोस्ती करनी पड़ेगी। और वहां से फोन घुमाया गया और भारत में फोन आया मोदी जी के पास में। मार्क कार्नी ने बात की कि आपका स्वागत है G7 के अंदर, आएंगे कि नहीं आएंगे? सोचिए क्या जवाब दिया हुआ मोदी जी ने, क्यों नहीं आएंगे? ये तो हमारे लिए एक मौका है, हमारे लिए एक चांस है कि हम आएंगे और बताएंगे कि क्या चल रहा है। तो मोदी जी ने वो इनविटेशन स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि हम G7 समिट के अंदर शिरकत करेंगे। खुद मोदी जी वहां पर जाएंगे। ठीक है, अब भारत के लिए परेशानी क्या है वो हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले G7 को समझते हैं कि G7 क्या हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली बात तो G7 और इसकी समिट क्या है। अब G7 और इसकी समिट के बारे में बात करें तो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, जिसमें 7 अमीर देश हैं। अमीर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली और कनाडा, ठीक है, और जर्मनी इसके अंदर ग्रुप में शामिल है। 7 कंट्रीज, कनाडा भी इसमें शामिल है। दुनिया की लगभग 28.4%, 28.4% जो जीडीपी है वो इन केवल 7 देशों की है। ठीक है, G7 की मीटिंग हर साल होती है, बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर होती है, बड़े बड़े मुद्दों पर बात होती है और एक तय समय पर यह मीटिंग करवाई जाती है। G7 से रशिया को बाहर कर दिया गया था। G7 से रशिया बीच में G8 हुआ, वापस से ये क्या हो गया, G7 हो गया। रशिया इसके अंदर था, भारत, ठीक है ना, तो रशिया को उससे बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो G7 का मेजबान देश अभी कनाडा है। मेहमान या आउटरीच पार्टनर के तौर पर G7 से बाहर के कुछ देशों को न्योता भेजता है। जैसे हम लोग बात करें भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राजील। तो यूक्रेन भी जो है इसके अंदर आने वाला, ये भी ध्यान रखना। साउथ अफ्रीका भी आने वाला है। ये दोनों इस बार जो है स्टार मार्क कंट्रीज हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारत से ज्यादा फोकस इन देशों के ऊपर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सिरिल रामाफोसा, जिनका यूएसए के व्हाइट हाउस के अंदर अभी जो है डिसरेस्पेक्ट की गई थी, डिसऑनर किया गया था। फिर जेलेंस्की को भी वहां पे डिसऑनर किया गया। यहां तक कि मैं आज यूएसए की आज इस बात को लेकर निंदा करना चाहूंगा, जेडी वेंस और वहां पर तमाम जो सांसद थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने इस बात को लेकर मजाक उड़ाया जेलेंस्की का कि सूट पहनकर क्यों नहीं आए हैं, टाई वाई लगाकर क्यों नहीं आए व्हाइट हाउस के अंदर।
तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं एक युद्ध के अंदर हूं, वी आर इन वॉर। तो जब तक हम लोग युद्ध नहीं जीत जाते हैं, मैंने ये कसम खाई है कि मैं सूट नहीं पहनूंगा। ये मेरा जो है वो एक डिसीजन है। आप कौन होते हैं? और जिस समय हम लोग युद्ध जीत जाएंगे मैं सूट पहन के आऊंगा बाकायदा। और वहां पर उनका मजाक उड़ाया गया। सिरिल रामाफोसा जब आए तो उनको कहा गया कि यार तुम्हारे देश के अंदर जो गोरे किसान हैं उनकी हत्या हो रही है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो सिरिल रामाफोसा ने कहा कि आज 91% वहां पर ब्लैक लोग हैं जिनके ऊपर महज और महज 7% गोरे लोग राज करते हैं। समझ रहे हैं? तो सिरिल रामाफोसा ने यह कहा। तो वहां पर डिसऑनर किया गया दोनों को ही। और भारत अब जाने वाला है G7 के अंदर। कहां पर? कनाडा के अंदर। वहां पर ये दोनों कंट्री साथ में यूएसए के सामने जाकर बैठेंगे, बात होगी। ठीक है ना? बात होगी, अब बराबर की बात होगी। अब बात करते हैं खालिस्तान का मुद्दा। भारत को इनविटेशन आया, देरी से आया है ना, बड़ी देर भई नंदलाला। तो ये इनविटेशन भारत को देरी से मिला। सबसे बड़ा कारण तो क्या था? खालिस्तान का था। खालिस्तान, देखिए पहली बात तो ये कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है, आतंकवादी संगठन है। खालिस्तान जो है वो पाकिस्तान के द्वारा, अमेरिका ने पाकिस्तान के द्वारा फंडेड एक ग्रुप है जो कि खास तौर पर पैदा किया गया है हरदीप सिंह निज्जर जैसे आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को, ताकि पाकिस्तान फंडिंग करे और वो भारत के खिलाफ बात करे। वो 1.5 फुटिया, क्या नाम है, नाम भूल गया उसका मैं, 1.5 फुटिया का, क्योंकि अभी अमेरिका के अंदर है। उसको अभी पाकिस्तान ने इनवाइट किया था कि अगर, मैं नाम थोड़ा स्लिप कर रहा हूं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर आता है तो हम लोग उसका वेलकम करेंगे, ये पाकिस्तान ने कहा। और अगर वो भारत के खिलाफ कोई अभियान करता है तो पाकिस्तान उसको फंड करेगा। ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। इसी तरीके से 1.5 फुटिया का समर्थन किया पाकिस्तान ने, वैसे ही खालिस्तानियों को फंड करने का और उनके अंदर इस तरीके से विचार लाने का किसने सहारा दिया है? पाकिस्तान ने। तो ये जो खालिस्तानी हैं वो वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पीएम मोदी जी वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर प्रोटेस्ट किया जाएगा खालिस्तानियों के द्वारा। करो ना प्रोटेस्ट। तुम्हारे प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? एक्चुअली में कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हैं और खालिस्तानी हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो भारत के खिलाफ है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के लोगों का कहीं ना कहीं जो है वो हत्या करते हैं, मर्डर्स करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, वो सब एक ही कैटेगरी में। टेररिज्म का कोई नाम नहीं है कि हम लोग आतंकवाद के लिए ये बड़ा आतंकवाद है, ये छोटा आतंकवाद है, ये मझोला है, ऐसा कोई नहीं होता है। आतंकवाद मतलब आतंकवाद ही होता है। तो ये खालिस्तानी उसी कैटेगरी के अंदर है। तो जिस तरीके से सफाया किया ना अभी, भारत करके दिखा देगा। तो स्ट्राइक जो है, जैसे एयर स्ट्राइक अभी हमने पाकिस्तान के ऊपर की 9 ठिकानों के ऊपर, अगली स्ट्राइक मोदी जी करने जा रहे हैं कनाडा के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे इनके ऊपर ही कि क्यों जबरदस्ती इनको पाल रखा है यहां पर, है ना, क्यों जबरदस्ती पाल रखा है। अच्छा, इससे भी बड़े मुद्दे हमारे पास में हैं। पहला मुद्दा हमारे पास में होगा, पहला सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है वो है मेक इन इंडिया का। मैं आपको बता रहा हूं, मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा आज G7 के अंदर होने वाला है, क्योंकि वो सब डेवलप्ड नेशंस हैं, पैसा खूब है उनके पास में, है ना, पैसा खूब है। बाबू भाई हमें प्यार चाहिए, ना ना ना, प्यार नहीं, पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो मेक इन इंडिया जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और जैसे एप्पल हुआ, टेस्ला हुआ, ऐसी कंपनीज जो है वो भारत के अंदर आकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। तो और भी कई कंपनी जो है भारत के अंदर आकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। तो पहली जो बात होगी वो मेक इन इंडिया के ऊपर ही। दूसरी बात होगी फिनटेक के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर बात होगी कि कैसे हम लोग ट्रेड को जो है बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के सारे कच्चे चीटे जो है वो आप खोलेंगे कनाडा के अंदर। आज जो G7 जो मेंबरिंग कंट्रीज हैं वो G7 के 7 कंट्रीज आज भारत के पक्ष में हैं। आप देखेंगे अभी पहलगाम का जब अटैक हुआ तो उन्होंने सीधे तौर पर भारत को समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए नहीं कहा कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। ठीक है ना। तो खालिस्तान जो है वो आज हमारे पास में मुद्दा है। तो G7 के अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए शामिल है। G8 के अंदर रशिया था, लेकिन रशिया को अब G8 से बाहर निकालकर G7 हो गया। G20 के अंदर G7 भी है, G8 भी है और 20 के अंदर जो है ये देश भी शामिल है, भारत इसके साथ है ना। भारत भी जो है वो इसके साथ में, यूरोपियन यूनियन है, चाइना भी है, अर्जेंटीना भी है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, ये सारे कंट्रीज इसके साथ में। तो बड़ा पावरफुल जो अभी ग्रुप है वो G7 है।
G7 जो है वो एक्चुअली में 7 मेंबर्स ऑफ कंट्रीज, 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ठीक है। उसके साथ में वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर अगर माने हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर, तो आप लोग कह सकते हैं इनकी पॉपुलेशन को इंक्लूड कर दो, सबसे ऊपर निकल जाएंगे। 2014 के अंदर रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था, क्रीमिया को एनेक्स किया था और बाहर कर दिया गया G7 की मेंबरिंग के लिए। तो अभी G7 का इन्विटेशन भले ही हमको देरी से मिला हो, लेकिन हम लोग अब उन देशों के सामने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। और बात यह है, दो टूक बात होगी कि हम लोग आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि पीओके का मुद्दा क्यों ना छिड़ जाए वहां पर। हो सकता है मोदी जी अभी जो है वो फुल मूड के अंदर है, उनका जो रेगुलेटर है वो अब अनकंट्रोल हो चुका है पहलगाम अटैक के बाद में। वो कब क्या कर जाए, पाकिस्तान की जो नींद चैन है वो हराम हो रही है कि यार ये आदमी साला कुछ भी कर देगा, उड़ा देगा ये तो, है ना, उड़ा देगा ये तो। और देखिए किस तरीके से आज पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ तबाह कर दिए भारत ने, उनको समझ में आ रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। ये तो पाकिस्तान रुकने वाला था क्या? रुकने वाला नहीं था, वो कुछ ना कुछ उछल कूद करता रहता, लेकिन भारत ने कुछ हमले करके दिखा दिए, बोला ये लो, बता देते हम लोग किया हमला, पाकिस्तान चुपचाप बैठा है। तो कनाडा के अंदर अभी हमारे पास में मौका है बहुत जबरदस्त। तो 15 से 17 जून तक जो भी कुछ डिसीजन होगा वो बड़ा जबरदस्त होगा और हम लोग भी उसको अपडेट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए, ओनली 500 रुपीज के अंदर। इससे बेहतरीन चैलेंज और क्या होगा। एक इंसान 175 दिनों तक आप लोगों को लाइव क्लासेस दे रहा है और समझा रहा है टेक्निक्स को रियल लाइफ स्टोरीज के साथ में। तो जरूर जो है वो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।